ये 2 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि अभी अप्रैल में ही एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक आयोजित की गई है कजाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों के लिए 2 साल के चाइल्ड केयर की छुट्टी अनिवार्य करी है। जर्मनी ने भारत के छोटे हथियारों की बिक्री पर जो प्रतिबंध लगा रखा था इसे हटाया है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 के दौरान भारत के जो कोच थे गैरी कर्स्टन, ये रिसेंटली पाकिस्तान के नए कोच बने हैं। सऊदी अरब की कंपनी है अरामको और फीफा फोर्स ग्लोबल के बीच में 2027 तक की साझेदारी की गई है। अभी रिसेंटली भारतीय मसाला कंपनी एवरेस्ट और एमडीएच इस पर बैन लगाया है। सिंगापुर और हांगकांग ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। 60 वर्षीय एलेक्जेंड्रा मारिसा रोड्रिग ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है यूएई में। चाइना ने अपना स्पेस क्राफ्ट सेंजो 18 ये लॉन्च कर दिया है। इंडियन नेवी के नए प्रमुख ये बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़े थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, भारत ने किस देश की कांके संथुराई बंदरगाह के विकास के लिए 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है? तो ये पोर्ट कहाँ का है? श्रीलंका का, अपना पड़ोसी ही है। तो भारत ने उत्तरी प्रांत में श्रीलंका का ये जो कांके संथुराई पोर्ट था इसके नवीनीकरण के लिए पूरी तरह से 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। इस परियोजना का लक्ष्य नागपट्टिनम और कांके संथुराई के बीच में सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की जा सके ताकि यात्रा के समय को कम करके कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। नागपट्टिनम याद रखें, ये तमिलनाडु का एयरपोर्ट है। तमिलनाडु आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ तमिलनाडु की लोकेशन है ना। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल संधि की भी लोकेशन दोनों के ही बीच में है। तो तमिलनाडु का ये जो नागपट्टिनम है और श्रीलंका का कंके संथुराई इसके बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक तरह की पहल है जिसके लिए भारत इसे हेल्प करने जा रहा है। श्रीलंका की बात की जाए तो इसकी कमर्शियल कैपिटल कोलंबो है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोट्टे हो जाएगी। श्रीलंकाई रुपये यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति रणल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हो जाएंगे। दो महत्वपूर्ण एक्सरसाइज यदि आप रिलेट करें जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किए जाते हैं, तो एक तो हो जाएगा सिलनेक्स, दूसरा आप रिलेट कर सकते हैं मित्र शक्ति। और यदि आप स्पोर्ट्स से रिलेट करेंगे तो लास्ट ईयर का जो एशिया कप था पुरुषों का 2023 की मैं बात कर रही हूँ, ये आयोजन तो किया गया था पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में ही। इसका फाइनल खेला गया था कोलंबो में। किसके किसके बीच में? श्रीलंका और भारत के बीच में, जिसमें की विजेता भारत ही रहा था। अब बात की जाए अदर ऑप्शन की तो अपना जो पड़ोसी है बांग्लादेश, बांग्लादेश ने चटगांव पोर्ट के इस्तेमाल को लेकर के भारत को मंजूरी दी है। म्यांमार का सितवे पोर्ट इसका अधिग्रहण किया गया है भारत के द्वारा। और बात की जाए यदि ईरान की तो ईरान के चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए भारत सहयोग दे रहा है। आगे चले, सवाल नंबर दूसरा है, रिसेंटली विश्व मजदूर दिवस यानी कि वर्ल्ड लेबर डे मनाया कब गया है? तो आज अप्रैल महीने की 2 तारीख है, कल के दिन यानी कि 1 मई को मनाया जाता है विश्व मजदूर दिवस। और भारत में ये पहली बार 1923 में मनाया गया था, जिसका श्रेय यानी कि जिसका क्रेडिट लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान को जाता है। 1 मई 1886 को संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रमिक संघों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की वकालत करते हुए एक तरह की हड़ताल शुरू करी थी, जो कि इस श्रम इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। हालांकि इस बार की थीम भी डिसाइड की गई है, लेकिन इतनी लंबी थीम एग्जाम का पार्ट नहीं बनती है। थीम है इंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एमिडेट्स क्लाइमेट चेंज। तो मई महीने की अभी एक ही इंपॉर्टेंट डे आया है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। तीसरा सवाल ले लेते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर विश्व कप जो 2025 का होगा, यह आयोजन किया जाना है अपने ही देश भारत में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। BWF जो टर्म लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो 2008 के बाद भारत BWF इवेंट पहली बार मेजबानी करने जा रहा है, जो वैश्विक बैडमिंटन क्षेत्र में देश की बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है। अच्छा, बात की जा रही है बैडमिंटन की, तो यहां से एक ऑर्गेनाइजेशन आप याद रखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1934 है, कुआलालंपुर मलेशिया हेडक्वार्टर। अध्यक्ष इसके पॉल एरिक हो जाएंगे। BWF की बात की ही जा रही है तो याद रखें बैडमिंटन से रिलेटेड 2 कप होते हैं। एक तो है थॉमस कप। थॉमस कप याद रखें, ये पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है।
दूसरा होता है ऊबर कप। जो ऊबर कप है ये रिलेटेड होता है महिलाओं के बैडमिंटन से। मैं आपको बता दूं 2023 का जो ये थॉमस कप था ये जीता था भारत ने, और भारत ने पहली बार ये जीता था, इसलिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जबकि ऊबर कप ये जीता था साउथ कोरिया ने। दोनों ही आपने याद रखना है। फ्रांस की यदि बात की जाए तो यदि आप रिलेट करें, समर ओलंपिक ये होस्ट कर रहा है इस साल का, जिसका शुभंकर है फ्रीजियन कैप। भारत की तरफ से ध्वजवाहक शरद कमल मशाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा की नियुक्ति की गई है। T20 वर्ल्ड कप जो होगा अभी पुरुषों का, ये होस्ट करने जा रहा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज, जिसमें कि भारत की तरफ से कैप्टनसी करेंगे रोहित शर्मा। अगला सवाल है, हाल ही में समाचारों में देखी गई सिएरा माद्रे क्या है? सिएरा माद्रे जो हाल ही में खबरों में थी, ये एक तरह की लैंडिंग जहाज है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चाइना ने सिएरा माद्रे जहाज को हटाने की मांग की और इस मांग को खारिज की गई है फिलीपींस के द्वारा। ये है फिलीपींस की लोकेशन और ये है चाइना की लोकेशन। आपको मालूम होना चाहिए कि फिलीपींस को अभी हाल ही में भारत के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस जो कि एक तरह का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये सौंपा गया है, जो कि चाइना के लिए एक तरह की खतरे की निशानी है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए 1944 में इसे कमीशन किया गया था। 1976 में फिलीपींस में स्थानांतरित होने से पहले ये वियतनाम के लिए काम करता था, वियतनाम में काम करता था, और क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने के लिए इसे जानबूझकर 1999 में जो विवादित द्वीप है स्प्रेटली, ये लोकेशन देख सकते हैं आप, इसे ही लेकर के चाइना और फिलीपींस के बीच में विवाद है, इसे स्प्रेटली द्वीप समूह के हिस्से सेकेंड थॉमस शोल में तैनात किया गया था और इसे ही हटाने की मांग चाइना ने की, जिसे खारिज किया गया है फिलीपींस के द्वारा, जिसके कारण ये चर्चे में है। ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो एक एंटी ड्रोन आप रिलेट कर सकते हैं जो चर्चे में था, एआई एंटी ड्रोन इंद्रजाल। क्रूज मिसाइल जो मैंने एग्जांपल दिया ब्रह्मोस आप रिलेट कर सकते हैं। और बात की जाए यदि क्रायोजेनिक इंजन की, तो अभी हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा धवन 1 नाम का क्रायोजेनिक इंजन, यानी कि ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी जिसने की क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया, ये आप रिलेट कर सकते हैं। पांचवा सवाल है, भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ यानी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये भी हाल ही में कृष्णा एम एला की नियुक्ति की गई है। 2024 से 26 तक ये इस पद के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का स्थान लेने जा रहे हैं। किशोर मकवाना की यदि बात की जाए तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अभी LGBTQ समुदाय पर एक समिति का गठन किया गया, जिसके प्रमुख राजीव गौबा बने, जो कि वर्तमान में हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। लोकपाल का पद अभी किसने संभाला है? AM खानविलकर ने। और लोकपाल का पद भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? स्वीडन के संविधान से। अगला सवाल है, किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने यह माना है कि उसकी कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है कोविशील्ड, ये दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है? तो रिसेंटली एस्ट्राजेनेका के निर्माताओं ने कोर्ट में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उनकी कोविड वैक्सीन जो लोगों को दी गई थी जिसका नाम है कोविशील्ड, ये दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है, क्योंकि लोगों में ना ब्लड क्लॉटिंग की समस्याएं आम हो गई हैं और हार्ट अटैक के चांसेस इससे बढ़ गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल के बाद लोगों में हार्ट अटैक की समस्याएं ये आम हो गई हैं, और ये कोई एज ग्रुप देख करके नहीं आ रहा है, किसी भी एज ग्रुप के लोगों को ये टारगेट कर रहा है, मतलब हार्ट अटैक आना आम हो गया है। तो ये जिसकी मैं बात कर रही हूं ना, एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के इस वैक्सीन को तैयार किया और भारत में इसे बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ने। पूनावाला जी की कंपनी, इसने ये बनाया। तो इस वैक्सीन को लेने के बाद व्यक्ति के शरीर में टीटीएस की मात्रा बढ़ जाती है। टीटीएस यानी कि थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब ये क्या हुआ? थ्रोम्बोसिस मतलब आप कह सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग, मतलब रक्त का थक्का बनना, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है कि इसमें प्लेटलेट्स काउंटिंग कम हो जाती है। तो ये समस्याएं हो रही है जिसके कारण हार्ट अटैक के चांस बढ़ सकते हैं। तो ये कहा गया है कि यदि आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जिसमें कि रक्त का थक्का जम रहा है, यदि आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, यदि आपके पैर में स्वेलिंग आ रही है ब्रश करते समय, यदि आपको खून दिख रहा है, तो ऐसे में आप डॉक्टर से तुरंत ही सलाह लें। तो देखिए ये सारी समस्याएं हैं, व्यक्ति करे तो करे क्या, है ना?
अब क्या ही कहें, वैक्सीन लगवानी भी जरूरी थी, हम आप सभी ने लगवा ली। अब वैक्सीन लगवाने के बावजूद यदि जान को खतरा है तो इंसान जाएगा कहाँ, किस पर भरोसा करेगा? सरकार के ऊपर भरोसा था कि सरकार हमें सुरक्षित कर रही है, मोदी जी का वादा था कि हम गरीबी हटाएंगे, यहाँ तो गरीबों को ही साफ कर दिया जा रहा है वैक्सीन लगवाने के बाद। खैर देखते हैं, इसका कोई ना कोई उपाय जरूर ही निकलेगा। बाकी आप सभी अपना ध्यान रखें, कोई भी ऐसा सिम्टम्स दिखता है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। सातवां सवाल है, 1 मई 2024 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए, दो राज्य हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, इन दोनों ने ही 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। 1 मई को गुजरात ये महाराष्ट्र से अलग कर दिया गया था, तो दोनों ही राज्य 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। 1960 की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने दोनों ही राज्यों के कुछ कुछ फैक्ट ऐड करे हुए हैं, जैसे कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नेशनल पार्क में गिर वंशदा ब्लैक बक मरीन है, लोक नृत्य में गरबा है, बांध में सरदार सरोवर दंतीवाड़ा। गरबा को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया, ये करंट का फैक्ट है। इंटरनेशनल पतंग फेस्टिवल, यूएस की चिप कंपनी माइक्रोन ये भारत में अपना पहला सेमीकंडक्टर असेंबली यहीं पर स्थापित करने जा रही। काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना चर्चे में थी यहीं से, और सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है। बात की जाए यदि महाराष्ट्र की, राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस है। नेशनल पार्क में संजय नवेगांव पेच आप रिलेट कर सकते हैं। पेच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, अधिकतम हिस्सा मध्य प्रदेश में, थोड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में है। करंट से यदि रिलेट करेंगे तो महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया। 27वें क्रम का राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को बनाया गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य ये महाराष्ट्र ही रहा है। आठवां सवाल है, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल ये कहाँ खोजा गया है? तो ये रिसेंटली खोजा गया है मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिसर्चर्स के अनुसार दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तांजा ब्लू होल, इसकी खोज मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में की गई है। नए मापों से ये संकेत मिलता है कि ये जो ब्लू होल है समुद्र के नीचे कम से कम 1380 फीट यानी कि 420 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है। बात की जाए यदि मैक्सिको की, तो आप देख पा रहे हैं ये अमेरिका से सीमा साझा करती है। एक रियो ग्रैंडे रिवर है जो कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी, करेंसी पेसो। एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हो जाएंगे। यदि आप रिलेट करें ना, तो अमेरिकी कांग्रेस ने हालिया में एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसमें यह बताया गया था कि अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के मामले में भारत तो दूसरे स्थान पर है, जो टॉप पर है ये आपका मैक्सिको ही हो जाएगा। अगला सवाल है, किस अभिनेत्री को पंडित लक्ष्मी महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा हेमा मालिनी। हिंदी फिल्मों की सुपरस्टार हेमा मालिनी और सायरा बानू, इसके साथ आप कह लीजिए 10 लोग ऐसे हैं कला और संस्कृति के क्षेत्र में ये जो प्रमुख हस्तियां हैं, इन्हें पंडित लक्ष्मी महाराज पुरस्कार से अगस्त 2024 में लखनऊ में सम्मानित किया जाएगा। प्रसिद्ध कथक थे लक्ष्मी महाराज, इन्हीं की स्मृति में यह अवार्ड दिया जाता है। 2014 के बाद नहीं दिया गया है, अभी ये रिसेंटली प्रदान किया जाएगा। आलिया भट्ट की यदि बात की जाए तो अभी जो नेशनल फिल्म अवार्ड रहे थे, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड इन्होंने जीता था कृति सरन के साथ में ही। वहीदा रहमान दादा साहब फाल्के अवार्ड ये जीत चुकी हैं। रानी मुखर्जी, तो देखिए अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड जो दिया गया, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन्होंने ही जीता है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान ने और बेस्ट फिल्म जवान को चुना गया था। मैंने लास्ट का क्वेश्चन रिवीजन पे रखा है। हाल ही में ओपन एआई ने भारत में अपना पहला कर्मचारी किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रज्ञा मिश्रा को। ओपन एआई के सीईओ ये सैम अल्टमैन है, और सैम अल्टमैन का नाम मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि टाइम मैगजीन के द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर अभी 2023-24 ये इन्हीं ही चुना गया है। सुंदर पिचई की यदि बात की जाए तो ये हो जाएंगे गूगल के सीईओ। नील मोहन भारतीय मूल के ही हो जाएंगे यूट्यूब के सीईओ। सत्या नडेला ये चेयरमैन हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के। अब मैंने करंट अफेयर में कुछ एआई के क्वेश्चंस रखे हैं, जैसे कि डब्ल्यूएचओ ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया? सराह इसका नाम है। भारत का पहला एआई सिटी बनेगा लखनऊ में। अभी हाल ही में एआई स्कूल की शुरुआत केरल के द्वारा की गई है।
अच्छा, केरल की ही राजधानी तिरुवनंतपुरम में पहली एआई टीचर लॉन्च की गई जिसका नाम आयरिस है। ओपन एआई के सीईओ मैंने बताया सैम अल्टमैन है। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट का सीईओ मिका को नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लॉन्च किया? ये है लिसा। अभी मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि एक एआई न्यूज एंकर को अवार्ड भी मिला है पत्रकारिता के क्षेत्र में, सना नाम है जिसका, है ना। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने एक एआई मॉडल पेश किया जिसका नाम है जेमिनी। रिसेंटली किसने मेड फॉर इंडिया कुट्रिम एआई का अनावरण किया? भावेश अग्रवाल ने। पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा का नाम है लिस्प। मैंने कल आपसे पूछा था G7 शिखर सम्मेलन 2024 कौन होस्ट करेगा? इटली राइट आंसर था। आज का सवाल है अमिताभ चौधरी किस बैंक के एमडी सीईओ बनाए गए हैं? आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।